हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे हमारा 6th चैप्टर जिसका नाम है प्रतिस्पर्धा रहित बाजार, जिसके लास्ट वीडियो में हमने पूर्ण प्रतिस्पर्धा के बारे में वापस से जाना था और इसके बाद हमने एकाधिकार की परिभाषा का अध्ययन किया था। साथ में प्रतिस्पर्धी व्यवहार और प्रतिस्पर्धी संरचना में क्या अंतर है इसकी जानकारी हमने ली थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं कि वस्तु बाजार में एकाधिकार क्या होता है, जिसे कि हम डिटेल में विद डायग्राम और विद सारणी की सहायता से यहाँ पर समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। एक बाजार संरचना जिसमें एकल विक्रेता होता है एकाधिकार कहलाता है। हमने लास्ट वीडियो में यही बात की थी कि जब किसी वस्तु का विक्रेता केवल एक ही हो तो जिसे हम क्या कहेंगे, एकाधिकार। अर्थात वह क्या होता है, जो वस्तु को उत्पादित करने वाला होता है वह वस्तु कैसी होती है, उसके निकटतम कोई प्रतिस्थापन वस्तु उपलब्ध नहीं होती है। एकाधिकार बाजार संरचना में यह आवश्यक है कि एक विशेष वस्तु का एकल उत्पादक हो। अब एकाधिकार की जो शर्तें हैं उसमें यह आवश्यक है कि वस्तु का उत्पादन करने वाला एक ही हो। यदि दूसरा हो जाता है उत्पादन करने वाला तो वो एकाधिकार नहीं कहलाता है। उस वस्तु का कोई स्थानापन्न वस्तु नहीं हो। दूसरी जो शर्त है वो है कि वह जो उत्पादक है, वस्तु को जो उत्पादित करता है, उसके निकटतम स्थानापन्न वस्तु नहीं होनी चाहिए। और इस स्थिति को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए पर्याप्त प्रतिबंध की आवश्यकता होती है। यदि फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन पे क्या होती है, रोक लगा दी जाती है, तभी क्या होगा, एकाधिकार कायम रह सकता है। और इसके लिए लंबे समय तक प्रतिबंध लगाना आवश्यक होता है, तभी एकाधिकार बना रहता है, ताकि किसी अन्य फर्म को बाजार में प्रवेश करने तथा वस्तु का विक्रय करने से क्या किया जा सके, रोका जा सके। इसी तभी क्या कर सकते हैं, एकाधिकार में है उसमें किसी फर्म को बाजार में प्रवेश करने से और तथा वस्तु का विक्रय करने से रोका जा सकता है। इन प्रतिबंधों के द्वारा ही एकाधिकार बना रह सकता है। ठीक है बच्चों, अन्य जो बाजार संरचनाओं की तुलना में वस्तु बाजार में एकाधिकार के परिणाम स्वरूप संतुलन में अंतर की जांच के क्रम में कल्पना करनी होगी कि अन्य सभी बाजार पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में होते हैं। यदि हमें तुलना करनी है एकाधिकार की और पूर्ण प्रतिस्पर्धा की, ठीक है, तो उसके लिए हमें वस्तु बाजार में एकाधिकार के परिणाम स्वरूप हमने क्या देखा है, वस्तु बाजार में एकाधिकार है, उसके संतुलन में यदि हमें अंतर की जांच करनी है तो हमें कल्पना करनी होगी कि जो अन्य सभी बाजार है वहां पर क्या पाया जाता है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा। ठीक है, और विशेषता है किसमें, सभी उपभोक्ता कीमत स्वीकार करता है। जो सारे जो उपभोक्ता हैं वो कीमत को स्वीकार कर रहे हैं। उस वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त आगतों का बाजार पूर्ति और मांग दोनों पक्षों की ओर से पूर्णतः क्या है, स्पर्धी है। जो आगत है, जो साधन लगाए जा रहे हैं वस्तु के उत्पादन में, उसका जो बाजार है वो पूर्ति और मांग दोनों ही पक्षों में कैसा है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा है। तभी हम एकाधिकार की तुलना उससे कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद यदि उपयुक्त सभी शर्तों की पूर्ति हो रही हो तो इस स्थिति को एकल वस्तु बाजार में एकाधिकार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यदि ये जो दोनों शर्तें हैं वो पूरी हो रही हो तभी हम क्या कर सकते हैं, एकल वस्तु बाजार में एकाधिकार को हम क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि बाजार मांग वक्र औसत संप्राप्ति वक्र है। जो एकाधिकार की जो स्थिति होती है, जैसा कि हमने पूर्ण प्रतिस्पर्धा में भी पढ़ा था कि जो क्या होता है, जो औसत आगम वक्र ही क्या होता है, कीमत होती है, अर्थात क्या होता है, मांग वक्र होता है। तो हम एकाधिकार में भी देख लेते हैं कि किस प्रकार से जो मांग वक्र है वो क्या होता है, औसत संप्राप्ति वक्र होता है। इसकी हम यहाँ पर जांच कर लेते हैं कि बाजार मांग वक्र मात्राएं दर्शाता है जिसे उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर सम्मिलित रूप से खरीदने के इच्छुक हैं। बाजार मांग वक्र की हमने डिटेल में चर्चा की थी जब हमने मांग वक्र पढ़ा था, कि हमने कहा था कि बाजार मांग वक्र इस तरीके से होता है, ऋणात्मक ढाल का, ये हमने बात की थी। यहाँ हम ले लेते हैं डी और डी, यहाँ पर पी और यहाँ पर होता है क्यू, कीमत और मात्रा। तो हमने ये देखा कि यदि क्या होता है, कीमत जो है वो अधिक होती है, P1 होती है, तो मात्रा क्या होती है, कम होती है। और यदि कीमत क्या होती है, कम होती है, तो जो मात्रा है वो क्या होती है, अधिक होती है। अर्थात कीमत में और मात्रा में कैसा संबंध पाया जाता है, ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर यही लिखा है कि यदि बाजार कीमत ऊंचे स्तर पर हो तो उपभोक्ता कम मात्रा खरीदने के इच्छुक होंगे। दूसरी ओर यदि बाजार कीमत निम्न स्तर पर हो तो उपभोक्ता अधिक मात्रा खरीदने के इच्छुक होंगे। यहाँ पर यही होता है कि यदि अधिक कीमत होती है तो उपभोक्ता क्या करेंगे, कम मात्रा खरीदेंगे। यदि कीमत क्या होती है, कम होती है, तो उपभोक्ता अधिक मात्रा खरीदेंगे। यही होता है बाजार मांग वक्र में। अर्थात कीमत बाजार में उपभोक्ता द्वारा मांग की गई मात्रा को प्रभावित करती है। कीमत जो है मांगी गई मात्रा को प्रभावित करती है बाजार में। ये हमने पढ़ा था। अतः कहा जा सकता है कि उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गई मात्रा कीमत का क्या होता है, हासमान फलन है। उपभोक्ता जो खरीदते हैं मात्रा वो कीमत से ऋणात्मक रूप से संबंधित होती है, अर्थात कीमत का क्या होता है, हासमान फलन होता है।
आ रहा है बच्चों समझ में। अब यदि हम एकाधिकार की बात करें तो एकाधिकार फर्म के लिए उपयुक्त तर्क स्वयं विपरीत दिशा को अभिव्यक्त करता है। एकाधिकार के लिए भी यह तर्क कैसा होता है, विपरीत दिशा को अभिव्यक्त करेगा। कैसे कि यदि वृहत मात्रा में विक्रय करने पर एकाधिकार फर्म का निर्णय केवल कम कीमत पर ही संभव है। यदि एकाधिकार अपनी कीमत को कम रखती है तो वो क्या करेगी, अधिक मात्रा को क्या कर पाएगी, विक्रय कर पाएगी। क्यों? क्योंकि व्यक्ति क्या करेंगे, कम कीमत पर ही अधिक मात्रा खरीदेंगे। यदि एकाधिकार लाभ कमाने के लिए क्या करेंगी, कीमतों को अधिक बढ़ा देंगी, तो फिर क्या होंगी, लोग क्या करेंगे, उत्पादन की मात्रा को कम कर देंगे। अर्थात एकाधिकार अधिक कीमत पर क्या करेंगे, कम मात्रा को बेच पाएगी। यहाँ पर भी ऋणात्मक रूप से संबंध होता है। विलोमतः यदि एकाधिकारी फर्म अल्प मात्रा में बेचने के लिए वस्तु को बाजार में लाती है तो उसके लिए उसे ऊंची कीमत पर वस्तु को बेचना संभव होगा। यदि वो अल्प मात्रा में बाजार में वस्तु लेकर आई है तो वो ऊंची कीमत भी वसूल कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ भी ऋणात्मक संबंध है। अतः एकाधिकार फर्म के लिए कीमत बेची गई वस्तु की मात्रा पर निर्भर करती है कि वो कितनी मात्रा बेचना चाहती है, उस पर एकाधिकार वस्तु की कीमत निर्भर करती है। अतः कीमत बेची गई मात्रा का क्या होता है, हासमान फलन। तो यहाँ पर जो एकाधिकार द्वारा जो मात्रा बेची जा रही है वो कीमत से ऋणात्मक रूप से संबंधित होती है। यदि एकाधिकारी क्या करता है, कीमत अधिक रखता है तो वो क्या करता है, अपनी वस्तु को कम बेच पाएगा, और कीमत यदि कम रखता है तो वो अपनी वस्तु को अधिक बेच पाएगा। इसे हम इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये एकाधिकार का क्या हो गया, मांग वक्र हो गया कि यदि वो कीमत को अधिक बेचना चाह रहा है, अधिक रखना चाह रहा है कीमत को, तो वो मांग मात्रा क्या करेगा, कम बेच पाएगा। यदि वो कीमत कम कर देता है तो वो अधिक मांग मात्रा अर्थात अधिक मात्रा को बेच पाएगा। आ रहा है बच्चों समझ में। अतः एकाधिकारी फर्म के लिए बाजार मांग वक्र उस कीमत को दर्शाता है जिसे उपभोक्ता पूर्ति की विभिन्न मात्रा पर देने का इच्छुक है। आ रहा है बच्चों समझ में कि एकाधिकारी फर्म का जो बाजार मांग वक्र है वो क्या दर्शाएगा, उस कीमत को दर्शाएगा जिसे कि वो उपभोक्ता पूर्ति की विभिन्न मात्रा पर देने के इच्छुक है। उस कीमत पर उपभोक्ता क्या है, जो भी पूर्ति हो रही है उस कीमत को उपभोक्ता देने के लिए तैयार है। एकाधिकारी फर्म को बाजार मांग वक्र का सामना करना पड़ता है जो कि नीचे की ओर प्रवण है। एकाधिकारी को इसी बाजार मांग वक्र का सामना करना पड़ता है जो कि ऋणात्मक ढालीय होता है और नीचे की ओर प्रवण होता है। ठीक है, यदि फर्म को बाजार मांग वक्र का पूर्ण ज्ञान है तो एकाधिकारी फर्म जिस कीमत पर अपनी वस्तु बेचना चाहती है निर्धारित करती है और फिर वस्तु की जितनी मात्रा बेचना चाहती है के बारे में निर्णय ले सकती है। यदि एकाधिकारी को पता है कि बाजार में कितनी मांग है, ठीक है, बाजार मांग वक्र का उसको पूरी तरीके से ज्ञात होता है, तो वो क्या करती है, एकाधिकारी फर्म जिस कीमत पर अपनी वस्तु बेचना चाहती है उसको निर्धारित कर लेती है, इस कीमत पर बेचना चाहती है, और उसी के अकॉर्डिंगली वो क्या करती है, वस्तु की मात्रा जो बेचना चाहती है उसका निर्धारण भी कर सकती है, उसका निर्णय भी ले सकती है। आ रहा है बच्चों समझ में किस तरीके से एकाधिकारी है वो बाजार मांग वक्र का सामना करता है, और यदि वो कीमत अधिक रखता है तो वो कम मात्रा बेच पाता है, कीमत कम रखता है तो वो अधिक मात्रा बेच पाता है। ठीक है, पूर्णतः जो प्रतिस्पर्धी बाजार संरचना में फर्म बाजार में उतनी मात्रा वस्तु लाएगी जितनी लाने को वह इच्छुक होगी। जो पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार संरचना की यदि हम बात करें तो जो फर्म है वो उतनी ही मात्रा क्या करेगी, बाजार में लाएगी, वस्तु लाएगी जितनी की वो लाने की इच्छुक होगी और उसे उसी कीमत पर बेचेगी। जो उसी कीमत मतलब जो कि उद्योग में जो निर्धारित कीमत है, जो कि उसको पहले से ही पता है, जो जिसकी वो स्वीकारक होती है, वो उसी कीमत पर उतनी वस्तु बेचेगी जितनी की वो बाजार में लाएगी। चूंकि एकाधिकारी फर्म के लिए ऐसा नहीं होता है तो हम मान लेते हैं मांग फलन निम्न समीकरण के रूप में है। एकाधिकारी के लिए ऐसा नहीं होता क्योंकि एकाधिकारी तो कीमत निर्धारित करता है, उसके बाद उसके हिसाब से मांग मात्रा निर्धारित हो जाती है। लेकिन पूर्ण प्रतिस्पर्धा में उनको कीमत पहले से निर्धारित मिलती है, उसके अकॉर्डिंगली पूर्ण प्रतिस्पर्धा में मांग मात्रा निर्धारित की जाती है, बेची गई मात्रा निर्धारित की जाती है। आ रहा है बच्चों समझ में। अब यदि हम मांग फलन देखते हैं एकाधिकारी का, तो हम यहाँ पर देखते हैं, माना ये मांग फलन है Q बराबर 20 - 2P। ये किसके रूप में दिखा रखा है, मात्रा के रूप में दिखा रखा है। अब हम इसे कीमत के रूप में दिखाना चाहें, यहाँ Q क्या है, विक्रय की गई मात्रा है, P रुपए में क्या है, कीमत है। ये जो है Q वो तो है बिक्री गई मात्रा, एक तरह से आपका देख रहे हो मात्रा फलन हो गया, और P क्या हो गई, यहाँ पर कीमत को दर्शाता है। अब हम यदि समीकरण को P के रूप में भी लिख सकते हैं, तो P के रूप में हम किसको कैसे लिखेंगे, P को हम 2P करके और इसको 20 - Q कर देंगे, इस तरीके से लिखेंगे इसको, P 10 - 0.5 Q आ जाएगा। कैसे निकाला इसको हमने, यहाँ पर हमने Q बराबर 20 माइनस क्या था हमारा, 2P था, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यहीं पे लिख देते हैं, हम यहाँ हम लिख देते हैं 2P, ठीक है, और 20 - Q लिख देते हैं। यदि हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं, P ज्ञात करना चाहते हैं, तो हम 20 - Q
में हम क्या करते हैं 2 का डिवाइड कर देते हैं। अब 2 का डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या आता है 10 माइनस 0.5 क्यू, यही आया हमारा 10 माइनस 0.5 क्यू। 2 में 20 में हमने 2 का डिवाइड कर दिया और क्यू में यदि हम 2 का डिवाइड करते हैं क्योंकि हम इसको 1 क्यू मानते हैं तो क्या आ जाता है हमारा, इसको यहाँ माइनस ही रहेगा, ये 1 क्यू हम मान लेते हैं तो हमारा आ जाएगा 0.5 क्यू। आ रहा है बच्चों समझ में? तो इस तरीके से हम इसका मांग फलन ज्ञात कर लेते हैं। आगे बच्चों समझ में? अब यदि आपके पास से ये सारणी दी हुई है, अब यदि हम इस सारणी को देखें तो इस सारणी में हम क्या देख रहे हैं, जो P है अर्थात जो कीमत है और जो AR है अर्थात जो औसत आगम है, जैसा कि हमने बताया था कि जो औसत आगम वक्र है वही क्या होता है, मांग वक्र होता है। तो हम क्या देख रहे हैं, जो P है कीमत है वो औसत आगम के बराबर है। देखो जैसे कि यहाँ 9 है तो यहाँ पर कुछ नहीं है, 8 है तो औसत आगम क्या है 8 है, 7 है तो 7 है, 6 है तो 6 है। इसी तरीके से जो कीमत है वही क्या होती है, औसत आगम होती है। और फिर हम TR कैसे ज्ञात करते हैं, जो औसत आगम होती है अर्थात जो P होता है उसको हम Q से मल्टीप्लाई करके कुल आगम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यहाँ करते हैं P इंटू Q, तो इस तरीके से हम कुल आगम ज्ञात कर लेते हैं। 9 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 14, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18। जैसा हमने कुल आगम में पढ़ा था कि कुल आगम क्या होता है कि वस्तु की जो हम कीमत देते हैं, ठीक है, और उसको हम जो वस्तु की मात्रा है जो कि खरीदते हैं उसको हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो क्या आ जाता है, कुल आगम आ जाता है। तो इस तरीके से कुल आगम आ जाता है। और औसत आगम ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, TR में हम Q का डिवाइड कर देते हैं। तो हम TR में Q का डिवाइड करेंगे तो AR भी आ जाएगा और यहाँ पर P भी आ जाएगी। इसीलिए AR बराबर क्या होता है, P होता है, अर्थात जो औसत आगम वक्र है वही क्या होता है, मांग वक्र होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर यही है कि वस्तु की बिक्री से फर्म द्वारा प्राप्त कुल संप्राप्ति उत्पाद कीमत और विक्रय की गई मात्रा के गुणनफल के तुल्य होती है। ये कह सकते हैं हम TR किसके बराबर होती है, कीमत के, और वस्तु की जो मात्रा है उसके बराबर होती है जो कि उत्पादक बेचता है। तो TR बराबर P इंटू Q। एकाधिकारी फर्म की स्थिति में कुल संप्राप्ति सरल रेखा में नहीं होती है। एकाधिकारी, जैसे कि हमने पूर्ण प्रतियोगिता में हमने पढ़ा था कि TR वक्र का आकार किस प्रकार से होता है, हमने पढ़ा था ना, एक सरल रेखा के आकार में होता है, जबकि एकाधिकारी में जो है वो TR वक्र एक सरल रेखा के रूप में नहीं होता। इसकी आकृति किस पर डिपेंड करती है, मांग वक्र की आकृति पर निर्भर करती है कि मांग वक्र किस प्रकार का है उस पर यह डिपेंड करती है। गणितीय रूप से यदि हम देखें तो कुल संप्राप्ति को विक्रय की गई मात्रा के फलन के रूप में दर्शाया जाता है। यदि हम गणितीय रूप से इसको देखें तो क्या होगा, विक्रय की गई मात्रा है उसके फलन के रूप में दर्शाएंगे, अर्थात P और Q को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अभी हमने समीकरण लिया था ना, उसके आधार पर दिखाएंगे। तो कुल संप्राप्ति बराबर क्या होता है, P इंटू Q। तो हमारा जो P वक्र था, P जो फलन था वो क्या था, 10 माइनस 0.5 Q, यही था। अब इसमें हम Q का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10 Q माइनस 0.5 Q स्क्वायर आ जाता है, अर्थात स्क्वायर आ गया, अर्थात क्या हो गया, द्विघातीय समीकरण हो गया। इसका मतलब जो कुल आगम वक्र है वो यहाँ पर सरल रेखा नहीं हो सकता। आ रहा है बच्चों समझ में, क्योंकि द्विघात में कभी सरल रेखा नहीं होती है, यह सरल रेखीय समीकरण नहीं है, सरल रेखीय समीकरण नहीं है, इसीलिए कुल आगम वक्र एकाधिकार में सरल रेखा नहीं होता है। यह एक द्विघातीय समीकरण है जिसमें वर्ग वाले पद में एक ऋणात्मक गुणांक होता है। जो वर्ग वाला जो पद है उसमें गुणांक भी कैसा दे रखा है, एक ऋणात्मक गुणांक दे रखा है। इस प्रकार एक के समीकरण से एक उल्टा ऊर्ध्वाधर परवलय निरूपित होता है। ये जो समीकरण दे रखा है उससे जो वक्र प्राप्त होगा वो उल्टा प्राप्त होगा। एक तो होता है सीधा U, एक होता है उल्टा U प्राप्त होगा, और वो भी कैसा होगा, एक द्विघातीय समीकरण है, इसीलिए वो वक्र होगा, वो सरल रेखा नहीं होगा। तो जो TR वक्र है उसका आकार होता है इस तरीके से एकाधिकार में। आ रहा है बच्चों समझ में, तो इस प्रकार से TR वक्र बनता है, जो कि क्या होता है, पहले तो बढ़ता रहता है TR, फिर अधिकतम होता है और उसके बाद घटने लगता है। जैसा कि हम ये सारणी जो देखेंगे उसमें हम देख रहे हैं TR पहले बढ़ता हुआ होता है, फिर अधिकतम होता है और इसके बाद घटने लगता है। तो इस प्रकार से यहाँ TR वक्र बनता है जो P और Q के क्या मल्टीप्लाई करने से बनता है। आ रहा है बच्चों समझ में, तो इस तरीके से TR वक्र हम ज्ञात करते हैं कीमत को और मांग मात्रा को गुणनफल करके।
इसके बाद है फर्म द्वारा जो वस्तु की प्रति इकाई विक्रय से प्राप्त संप्राप्ति को औसत संप्राप्ति कहते हैं। गणितीय रूप में इसे लिख सकते हैं औसत संप्राप्ति। कुल संप्राप्ति में हम मात्रा का क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। हम ये कह सकते हैं TR में यदि हम Q का डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, P प्राप्त हो जाएगा, अर्थात हमें AR प्राप्त हो जाएगी। अभी हमने देखा था ना सारणी में, उसी प्रकार से लिखा हुआ है कि वस्तु की प्रति इकाई जो विक्रय किया है हमने, एक अतिरिक्त जो इकाई जो विक्रय कर रहे हैं, तो जो प्राप्त जो हमें संप्राप्ति होती है, उससे जो हमें संप्राप्ति प्राप्त होती है वो औसत संप्राप्ति कहलाती है। इसे हम कैसे ज्ञात करते हैं, कुल संप्राप्ति में हम क्या कर देंगे, मात्रा का डिवाइड कर देंगे TR/Q, तो औसत संप्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, अब ये कीमत किस तरीके से होती है उसको भी हम देख लेते हैं। यदि कुल संप्राप्ति, जिसे हम क्या कहते हैं, कीमत इंटू मात्रा, यही कहते हैं कुल संप्राप्ति को, कीमत इंटू मात्रा को यदि हम औसत संप्राप्ति समीकरण में प्रतिस्थापित करें तो क्या होगा, देखते हैं हम। औसत संप्राप्ति AR हम ज्ञात करना चाहते हैं, तो कीमत इंटू मात्रा हमने कर दी। कुल संप्राप्ति का फॉर्मूला लिख दें यहाँ पर, कीमत इंटू मात्रा, और नीचे मात्रा लिख दी। यदि हम मात्रा से मात्रा क्या कर देते हैं, काट देते हैं, तो क्या बचता है, कीमत। तो इसका मतलब AR बराबर क्या हो गया, P। हम यही तो बात कर रहे थे कि औसत संप्राप्ति किसके बराबर होती है, कीमत के बराबर होती है, जो कि हमने यहाँ पर ज्ञात कर ली। आ रहा है बच्चों समझ में। अब ये सारणी जो आप दी हुई है, जैसे कि हमने पहले समझा था, उसमें आप अच्छे से देख लीजिए कि जो TR है वो क्या होता है, P और Q के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। कीमत और औसत आगम जो मांगी गई मात्रा है उसके बराबर होता है हमारा कुल आगम। ठीक है, अब TR में यदि हम क्या करते हैं, Q का भाग लगा देते हैं तो हमें ज्ञात होता है AR। ये AR हमें ज्ञात हुआ है। 8 में हमने 8 का जो मल्टीप्लाई कर, 8 में हमने 1 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 आ गया है। 14 में हमने 2 का डिवाइड कर दिया तो 7 आ गया। 18 में हमने 3 का डिवाइड कर दिया तो 6 आ गया। तो इस तरीके से TR में Q का हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या ज्ञात हो जाता है, AR ज्ञात हो जाता है। और AR और जो Q है, AR और जो P है वो क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, जो कि आप इस सारणी में अच्छे से देख पा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। इसके बाद है एकाधिकारी फर्म के लिए बाजार मांग वक्र ही क्या होता है, औसत संप्राप्ति वक्र होता है, जो कि आपको याद रखना है कि जो बाजार मांग वक्र एकाधिकारी के लिए होता है वो ही AR वक्र होता है। ठीक है, ग्राफीय रूप से विक्रय की गई मात्रा के किसी भी स्तर के लिए औसत संप्राप्ति का मूल्य कुल संप्राप्ति वक्र से भी प्राप्त कर सकते हैं। हमने जो कुल संप्राप्ति वक्र जो बनाया था, हम एक डायग्राम के द्वारा देख लेते हैं। यहाँ हम बना देते हैं TR वक्र, उल्टा बनता है, ये परवलय द्विघाती समीकरण है इसीलिए। अब हमें इस बिंदु, किसी बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है, इसके AR की मात्रा ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ लिखते हैं TR, यहाँ लिख देते हैं Q। तो हमने मान लिया कि जो TR है वो यहाँ पर होता है 14, यहाँ TR है 14 और जो मात्रा है वो कितनी है, Q 7, कितनी है, Q है यहाँ पर 2। तो हमें इसके लिए ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि जहाँ पर हमें AR ज्ञात करना है उस बिंदु को हम जो ऊर्ध्वाधर बिंदु है उससे हम मिला देते हैं, एक सीधी रेखा खींच देते हैं। ये जो इस सीधी जो रेखा है इसका जो स्लोप होता है, जो कि हमने क्या करी है, मूल बिंदु से और जिस बिंदु पर हमें AR ज्ञात करना है उससे हमने जो खींची है उसका जो स्लोप होता है वो दर्शाता है AR को, जो कि हम कैसे ज्ञात करते हैं, TR में Q का भाग लगाकर। अब यहाँ TR कितना है 14 और Q कितना है 2, तो कितनी आएगी, 7 आएगी। AR कितनी आएगी 7, जो कि हम यहाँ देख रहे हैं कि 14 है TR, Q 2 है, तो P कितनी आएगी 7, या फिर AR भी कितनी आएगी 7 आएगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर यही लिखा है कि निर्गत के किसी भी स्तर पर औसत संप्राप्ति को उद्गम बिंदु और विचाराधीन निर्गत स्तर के संगत कुल संप्राप्ति वक्र पर एक निर्दिष्ट बिंदु को जोड़ने वाली जो रेखा है उसकी प्रवणता के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। जो उद्गम बिंदु है और जो जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उस बिंदु से हम यदि एक सरल रेखा खींचते हैं, उसकी जो प्रवणता जो होती है, तो 7 क्या है, इस रेखा की प्रवणता है, उसके द्वारा हम औसत आगम ज्ञात कर सकते हैं। तो आगे बच्चों समझ में कि हमने किस प्रकार से कुल आगम ज्ञात किया, किस प्रकार से हमने औसत आगम वक्र ज्ञात किया, फिर हमने देखा कि औसत आगम किसके बराबर, कीमत के बराबर होता है। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एकाधिकार में जो TR वक्र है वो एक सरल रेखा ना होकर क्या होती है, एक वक्रीय रेखा होती है, क्योंकि जो यहाँ पर जो समीकरण है मांग वक्र का वो कैसा होता है, द्विघातीय समीकरण होता है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम किस तरीके से हमने ज्ञात किए हैं उसके आधार पर हम इनके संबंध की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपको इस वीडियो को ध्यान से सुनना है, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ आई है उसको अपनी कॉपी में नोट करना है और डायग्राम की प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।